नमस्कार, मैं हूं नम्रता पराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फैजाबाद की। फैजाबाद में 26 जनवरी का उत्सव कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने ध्वजारोहण करके परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर देशभक्ति के कार्यक्रम भी पेश किए गए और देशभक्ति की थीम पर कार्यक्रम आयोजित हुए, जिन्होंने लोगों का मन मोह लिया। अपने संबोधन में खेल मंत्री संदीप सिंह ने सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दी और संविधान की रचना करने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर को याद किया। संबोधन के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह आदि की कुर्बानी का भी जिक्र किया और कहा कि आज़ादी के लिए देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष करते हुए अपनी कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि देश की सेवा में हरियाणा का भी विशेष योगदान रहा है। सेना के अंदर हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। खेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा युद्ध में शहीद हुए जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पौने 8 साल में भारत की पहचान शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बनी है। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी विस्तार से जिक्र किया। प्रदेश की बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के तहत प्रदेश का विकास हुआ है। 70वां गणतंत्र दिवस के ऊपर मैं सभी फरीदाबाद वासियों को, हरियाणा वासियों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि फरीदाबाद सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है हरियाणा का और एनसीआर का मेन अहम उसमें भूमिका भी है। और कोविड के दौरान फरीदाबाद और गुड़गांव ये दो ऐसे शहर हैं जिन्होंने बहुत धैर्य के साथ हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो हमारे फ्रंट वॉरियर्स हों। मैं उनको भी बधाई देता हूं। जैसे थर्ड वेव जिस प्रकार से चल रही है उस दौरान भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड वेव में हम सबको पता है कि किस तरीके की हमें कठिनाइयाँ आई और कठिनाइयों का सामना करते फिर भी प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया। मैं उसमें बधाई देता हूँ और ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ता रहे, क्योंकि इसमें हमें सब मिलकर काम करना है, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सबकी देखरेख करनी है। आज के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी ये है कि मैं एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूँ हरियाणा वासियों को। सर, जिस तरह देखिए, जब भी कोई ऐसा वायरस आता है तो वो जब शुरुआत होती है तो उसका बहुत स्ट्रांगली हम उसको कह सकते हैं। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में जो थी वो स्ट्रॉन्ग थे। अब थर्ड वेव में उस प्रकार से नहीं है। डेफिनेटली जहां 15 दिन की क्वारंटाइन का मामला सामने देखने को मिलता भी था और किए भी हैं हमारे प्रशासन ने, अभी जो है वो सिम्टम्स अलग हैं। उसकी सिम्टम के बाद उसको एक हफ्ते के अंदर वो ठीक भी हो रहा है और उसको इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ भी नहीं आ रही हैं और रिकवरी रेशियो जो है वो बहुत हाई है। और जो आम घरों में भी हम इसको अगर देखें तो वो एक शुरुआती तौर पे हमें पता ही नहीं था इसको किस तरीके से लेना है। तो अब प्रशासन ने, हेल्थ विभाग ने, पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे रूप में कार्य किया और लोगों को डिस्टेंस के साथ मास्क पहनकर गाइड किया। तो उसका नतीजा ये है कि हम अब थर्ड वेव में बहुत अच्छे सुरक्षित भी हैं। पंजाब के चुनाव में अभी फरवरी के फर्स्ट वीक में बहुत कुछ चेंजिंग देखने को मिले, क्योंकि अभी अब जिस ग्रास रूट के ऊपर, ग्राउंड लेवल पर अगर आप बात करें तो जिससे भी आप बात करेंगे, जिसकी भी आप बात करें तो वो कह रहे हैं अभी देखेंगे किस पार्टी की तरफ जाना है, क्योंकि कुछ पार्टियों में तो अपने अंदर ही झगड़े चल रहे हैं। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन फिर भी झगड़े ऐसे चल रहे हैं जिससे कि उनको खुद को ही तय करना मुश्किल हो रहा है कि वो किसको कमांड संभाले और कौन आगे बढ़ेगा। लगातार कुछ भी सर्वे करवा लें, लोग एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं वो चुनाव के नतीजे के बाद पता चलता है। करेंगे अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ में 26 जनवरी का उत्सव कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोक चंद ने ध्वजारोहण करके परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर देशभक्ति थीम पर पेश किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया और बच्चों ने योग के माध्यम से लोगों का मन मोहा। बच्चों को स्टेज पर बुलाकर बल्लभगढ़ एसडीएम त्रिलोक चंद ने उनको सम्मानित भी किया और पूर्व सैनिक को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। अपने संबोधन में बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोक चंद ने सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दी और संविधान की रचना करने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर को याद किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
राजगुरु सुखदेव उधम सिंह की कुर्बानियों का भी जिक्र किया और आज़ादी के लिए देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष करते हुए अपनी कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि देश की सेवा में हरियाणा का भी विशेष योगदान है। और 10वां सैनिक हरियाणा से है। त्रिलोकचंद ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा युद्ध में शहीद हुए अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पौने 8 साल में भारत की पहचान एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बनी है। उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की जनसंख्या बढ़ी है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस जवान व स्कूलों से आए हुए बच्चों का उन्होंने धन्यवाद किया। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टिप्पचंद शर्मा और नेतागण भी मौजूद रहे। बल्लभगढ़ नगर निगम जोन कमिश्नर अनिल यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। सर, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मेरा सभी बल्लभगढ़ वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस 73वें गणतंत्र दिवस की खूब सारी बधाई। इस दिन आज हम लोगों ने आज से 73 साल पहले अपना संविधान अपनाया था और जो गुलामी की जंजीरों से निकल के भारत का अभ्युदय हुआ, उसकी हम याद करके हम सब उस अवसर को एक खुशी स्वरूप मनाएं। ये मेरी तरफ से एक अपना निजी संदेश सभी के लिए, जितने भी अपने एरिया को हम साफ स्वच्छ रख सकें, अपने आप को स्वस्थ रख सकें, इस सब का भी हम पालन करते हुए, सबका भी ध्यान रखते हुए अपने क्षेत्र का विकास करें, अपना विकास करें। यही मेरी तरफ से सभी के लिए संदेश। सर, बल्लभगढ़ गणतंत्र दिवस मनाया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हमने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया और बहुत भव्य तरीके से मनाया है, कोविड के नियमों का पालन करते हुए। और मैं इस अवसर पर बल्लभगढ़ की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कार्य करें और सफाई अभियान को जारी रखें। कोविड को देखते हुए चलिए खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम की। गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस के मौके पर देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। शहीदी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्य अतिथि ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी। गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र भारत की अलग अलग राज्यों की झांकियां देखने को मिली। गुरुग्राम के सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद स्टेडियम में ध्वजारोहण कर सलामी ली। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज पूरे देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इस बीच गणतंत्र दिवस देश की एकता और अखंडता का परिचय देता है। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा जिले में सराहनीय कार्यों के लिए लोगों को सम्मानित भी किया गया। अमृत महोत्सव मना रहा है और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आप पहुंचे, क्या प्रदेशवासियों को संदेश? आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और सबसे बड़ा पर्व है देश का। 130 करोड़ लोगों का पर्व बड़ी धूमधाम से लोगों के जो भरोसे विश्वास के साथ जिन्होंने बनाया, उसी विश्वास से सरकार देश और प्रदेश में कार्य कर रही है। और इस गणतंत्र दिवस की सभी को बधाई, सबके लिए मंगलमय हो, सबके लिए शुभ हो। आने वाले समय में हम सब देश के प्रति विकास की बात करेंगे, देश की बुलंदियों की बात करेंगे, देश के विश्वास की बात करेंगे। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ। गणतंत्र दिवस समारोह में जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद परेड का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इसके उपरांत विभिन्न विभागों द्वारा सुंदर झांकियां निकाली गई। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला है। आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना में हर 10वां जवान
हरियाणा से है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी ये आज़ादी सुरक्षित है। हरियाणा प्रदेश की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्राम विकास की सभी योजनाएं जिला परिषदों को हस्तांतरित की गई है। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को भी बधाई देते हुए कोरोना काल में दी गई सेवाओं को लेकर पलवल जिला सिविल सर्जन को बधाई दी और तीसरी लहर से निपटने को लेकर किए गए व्यापक प्रबंधों के बारे में भी अवगत कराया। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को न्याय, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार मिला। इस अवसर पर मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। आज़ादी की इस लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का बड़ा अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा से है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आज़ादी मिली। वहीं दिन रात मुस्तैदी से सीमाओं की निगरानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी है आज़ादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हरियाणा सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। इसी प्रकार आईईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसके शासन में कड़ाके की ठंड हो या चिलचिलाती धूप, ये पेट की भूख क्या कुछ करने को मजबूर नहीं करती। पलवल के लघु सचिवालय पर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स यूनियन की हड़ताल करीब 50वें दिन भी जारी रही। आंगनवाड़ी वर्कर सरकार की वादा खिलाफी व लंबित मांगों को लेकर प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर के धरने को किसान सभा सहित तमाम यूनियन का समर्थन मिल रहा है, जिससे आंदोलन मजबूत होता नजर आ रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर सरकार के खिलाफ जमकर बरसी और धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान उर्मिला रावत ने की, जबकि संचालक ब्लॉक अध्यक्ष शशि देवी ने किया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी वर्कर ने कहा कि साल 2018 में प्रधानमंत्री ने आंगनवाड़ी वर्कर के वेतन में 1500 रुपए व सहायक के वेतन में 750 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसे आज तक लागू नहीं किया गया है। आंगनवाड़ी कर्मियों को बीमा भी नहीं दिया जाता। कार्यकर्ताओं का प्रमोशन में 50% कोटा 2018 में के समझौते में तय हुआ था, जिसको अब सरकार 25% करना चाहती है और लिखित परीक्षा की शर्त रखी गई है। वहीं आंगनवाड़ी नेताओं ने बताया कि आंगनवाड़ी यूनियन पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दूसरी यूनियन भी उनके धरने को समर्थन कर रही है। आने वाले समय में यह हड़ताल और मजबूत होगी। जब तक उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देगी, ये हड़ताल जारी रहेगी। हमारी कोई भी नहीं मांग नहीं है। हमारी सबली मांगे 2018 की हैं। वो ही मांगे लागू करवाने के लिए हमें इतना धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और कुछ बातें हमारी मान ली। और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी स्क्रीन के आगे इन बहनों से वादा किया था कि वर्कर्स को 1500 रुपये और हेल्पर्स को 750 रुपये देने हैं, हर राज्य के अंदर वो लागू हो गए हैं। क्या हरियाणा में इतनी गरीबी है कि इन बहनों के लिए नहीं दिए जा रहे? ऐसी क्या बात है? खट्टर साहब इन बहनों से इतनी ये नहीं दिखाई दे रहा। हमारे भी हरियाणा राज्य के मुखिया हैं कि ये बहन जी आज 49वें दिन सर्दी बारिश में ये सड़कों पे बैठी हैं कि इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। या तो इस आंदोलन को ये जी जब तक देखो 1500 और 750 की बात हमारी नहीं मानी जाती, तब तक हम सड़कों पर ही रहेंगे। कौन कौन से यूनियंस हैं जो समर्थन कर रही हैं हमारे साथ? जी रिटायर सरकार की ये हठधर्मी है और सरकार ने पहले 2018 में जो प्रधानमंत्री ने पूरे देश में घोषणा की थी कि वर्कर को 1500 रुपये और हेल्पर को 750 रुपये हर महीने इनको मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन हरियाणा सरकार केंद्र सरकार की इस घोषणा को
मतलब या तो झूठी मान रही है या मान नहीं रही है, मतलब उसी को ये लेने के लिए तत्पर उसी दिन से 48वें दिन 49वें दिन आज हड़ताल पे हैं। ये कहती हैं कि भाई हमारा जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है उसको हमको जो 1500 रुपये वर्कर को दिए जाएंगे और 750 हेल्पर को दिए जाएंगे, उसको सरकार लागू करे। या फिर सरकार ये मना कर दे, घोषणा कर दे, सरकार हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री घोषणा कर दे कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे थे, प्रधानमंत्री ने झूठी घोषणा की थी, इसलिए हम इनको देना नहीं चाहते। हम ये कह रहे हैं एक बार जब प्रधानमंत्री की घोषणा हो गई तो हरियाणा मुख्यमंत्री को क्या मतलब डर लग रहा है इनको देने में। क्या और भी कई मांगे हैं, जैसे दफ्तरों का किराया है, उसी दिन से ये मतलब किराए पे चला रही हैं, लेकिन किसी को किराया पूरा नहीं मिलता। और कहाँ वो सेंटर चलाएं, या तो सरकार की तरफ से कोई सेंटर बनाया जाए, जब तक सेंटर बनाया जाए तो इनको किराया दिया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और आपको बताएंगे कि कूड़े के ढेर को लेकर एक बार फिर ग्रामीण और प्रशासन आमने सामने है। पलवल नगर परिषद के अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के सहारे एक बार फिर फिरोजपुर गांव के पास कूड़े का MRF सेंटर शुरू कर दिया है। MRF यानी मल्टी रिकवरी फैसिलिटी सेंटर फिरोजपुर गाँव और अगवानपुर गाँव की BPL कॉलोनी के बिल्कुल पास में बनाया गया है, जिसका ग्रामीणों ने पहले भी विरोध किया था और एक बार फिर से शहर की सारी गंदगी कूड़ा डालने जाने से ग्रामीण फिर से नाराज हो सकते हैं। पहले भी ग्रामीणों ने इसका धरना प्रदर्शन कर भारी विरोध किया था। अब प्रशासन ग्रामीणों की जिद के आगे झुक गया था। अब एक बार फिर से प्रशासन ग्रामीणों के साथ टकराव के मूड में दिखाई दे रहा है। पलवल का फिरोजपुर गांव की दर्जन एकड़ जमीन जो अब पलवल नगर परिषद सीमा में आती है, गांव की इस जमीन पर पलवल नगर परिषद ने कूड़ा निस्तारण केंद्र जाने के MRF सेंटर को शुरू किया था और शहर के तमाम कूड़ा और गंदगी को यहां लाकर उसका निस्तारण किया जाता था। लेकिन इस दौरान कूड़ा और गंदगी होने के कारण आसपास काफी बदबू फैल रही थी। स्टेट के आसपास मच्छर मक्खियों की भी भारी भरमार हो गई थी, जिसके कारण गांव के लोगों ने इस गंदगी और बदबू से निजात पाने के लिए काफी समय तक विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन किया। जब धरने का प्रभाव नहीं होता दिखा तो गांव ने नेशनल हाईवे को भी जाम करने का ऐलान कर दिया था, जिस पर स्थानीय विधायक नैनपाल रावत ने गांव में जाकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया और मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर गांव के पास से MRF सेंटर को समाप्त करने का फैसला लिया गया। लेकिन अभी करीब 2-2.5 महीने ही बीते हैं कि जिला प्रशासन ने एक बार फिर उसी MRF सेंटर को फिर से शुरू करने का फैसला लेकर शहर में कूड़ा और गंदगी को फिर से डलवाना शुरू कर दिया है। तहसीलदार साहब को न्यूज़ किया गया था यहाँ पर, नया तहसीलदार साहब होडल को, तो यहाँ पर गांव फिरोजपुर के अंदर काफ़ी समय से कूड़ा डालने में दिक्कत आ रही थी, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, प्रशासनिक अमला है, पुलिस है यहाँ पर। तो अब उसका कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कि हमारा सेंटर सही से चल सके, कूड़े की छटाई हो सके, ताकि पूरे शहर को कूड़ा मुक्त किया जा सके, तो वह अभियान आज प्रारंभ कराया गया। अभी जैसे जैसे चलेगा अब देखिए। पहले यहाँ पर MRF सेंटर जो आपका चलाया जा रहा था, जो क्या बोलते हैं MRF? हाँ, MRF सेंटर, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। तो गांव के लोगों ने काफ़ी विरोध किया था, धरना भी दिया था, हाईवे को भी जाम किया था। उस टाइम पे प्रशासनिक अधिकारियों ने आकर आश्वासन दिया था कि यहाँ पर ये नहीं चलाया जाएगा, कूड़ा नहीं डाला जाएगा। देखिए, अभी कोई अलग से जगह चिन्हांकित नहीं हो पाई है, तो इसलिए इसी जगह को ही अभी फिलहाल उपयोग में लाया जाएगा। तो गांव की जो शंकाएं थी, क्या उनका निराकरण कर दिया गया? बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा उनका। अगर कोई उनकी तरफ से भी कोई अगर आती है उसको पूरा संज्ञान में लिया जाएगा। क्या क्या ऑब्जेक्शन थे उनको उस टाइम पे जब उन्होंने विरोध किया था? देखिए, मैं तो नया आया हूँ, मुझे तो उसके बारे में उसके विषय में पूर्ण और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि अब आगे ये कूड़ा नहीं डलेगा। कुछ दिन नहीं डला, बीच में फिर डालने लगे, फिर हम DC से मिले, DC ने मना कर दी। अब ये तीसरी बार फिर कूड़ा डालने लगे हैं जबरदस्ती, जबकि इसमें 8-10 मकान बने हुए हैं जहाँ, और ये और प्लॉट कटी पड़ी हैं। ये रिहायशी इलाका है, जगह है जहाँ ये कूड़ा डालने जबरदस्ती। तो अब गांव के की तरफ से, आप लोगों की तरफ से फिर कोई विरोध किया जाएगा? इसका विरोध किया जाएगा और जबरदस्त विरोध किया जाएगा। फिर यहाँ हम धरना देंगे, नहीं मानेंगे तो, और ये कूड़ा बिल्कुल नहीं डलेगा यहाँ। क्या क्या दिक्कतें होती थी? दिक्कतें यहाँ इतनी बदबू आती है, हमारे बच्चे रहते हैं यहाँ, और यहाँ बिल्कुल मकान बने उनके बिल्कुल पास में ही डाल रहे हैं, और 10 मकान बने हुए हैं यहाँ, और भी बनने चालू हो गए हैं, और हमको यहाँ बीमारी फैलती है, बदबू आती है।
ये जो मकान बने हुए किस नाम से कॉलोनी? ये अगवानपुर के नाम से है, अगवानपुर की ही कॉलोनी है ये और पंचायत की प्लॉटिंग का। चलिए खबरों में बात करेंगे अब राजनीति की। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर लिया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं ने दल बदलने का सिलसिला भी जारी कर दिया है। इन सबके साथ नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। अखिलेश ने ओपिनियन पोल पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये जनता का चुनाव बन गया है, इतने विधायक कभी नहीं टूटे होंगे। इसके बाद भी ओपिनियन पोल में ना जाने क्या क्या दिखाया जा रहा है। ये ओपिनियन पोल नहीं, ये ओपीएम पोल है। ये भ्रम फैलाने वाले पोल है। ये बड़े फैसले का समय है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में कहा कि आने वाले समय में हमें लोकतंत्र को बचाना है। नेताजी ने समाज के दबे कुचले लोगों को साथ लाकर देश को नई दिशा देने का काम किया। ये चुनाव बहुत अलग चुनाव है। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि आप चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी नेताओं के जो बयान हैं वे चाहते हैं कि चुनाव उस दिशा में ले जाएं। अब तक हम उनके जाल में नहीं फंसे हैं। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बीवीएम न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।